सभी को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया आज 31 जनवरी 2025 को अपना 7वां कार्यक्रम लेकर आया हूँ माननीय रमेश भंगी जी के साथ, जिनका मूल नाम रमेश गहलोत जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने समय दिया, ये ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आजकल लोग समय नहीं देते। और हम रात्रि के 11 बजे के बाद ये कार्यक्रम आपके लिए, दर्शकों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप इसको ना केवल देखिए, बल्कि पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो रमेश जी का परिचय मैं संक्षिप्त में देता हूँ कि रमेश जी पहले केंद्रीय सरकार में कार्यरत रहे और एक विचारक हैं, एक लेखक हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और समाज में हर मुद्दे पर वे अपनी बेबाक राय रखते हैं और समाज में सबके साथ वे खड़े रहते हैं। तो हाल ही में कुंभ में जो घटना हुई है, हमने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु कुंभ में मारे गए। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपकी रमेश जी टिप्पणी लेना चाहूंगा कि जो ये इतने सारे श्रद्धालु मारे गए, देखिए मैं साफ बताता हूँ। मैंने तो इस पे फेसबुक पे लिखा है कि इसके आयोजक और प्रायोजकों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हमने उपहार सिनेमा देखा। देखिए, जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं, मैं एक छोटा सा इसका उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में जब भी कभी कोई रैली या प्रदर्शन होता है, तो पूरे भारत की रेलगाड़ियों पे चौकसी हो जाती है। एक जत्था भी दिल्ली में नहीं आ पाता। तो इतना हुजूम जब वहां पे गया, और वहां के कुछ श्रद्धालु ये भी कह रहे हैं कि वीआईपी, कुछ वीआईपी जो लोग हैं, उनकी वजह से भी लोगों को एक तरफ धकेला गया, जिससे ज्यादा लोग एक जगह एकत्र हो गए। कुछ लोग लोगों का दोष दे रहे हैं। आपके हिसाब से किसका दोष है, लोगों का दोष है या आयोजकों का दोष है? देखिए, ये तो आमंत्रित करके बड़ा बड़ा विज्ञापन करके और लुभावनी बातें कर करके उनको बुलाया गया है। ये तो उनको आमंत्रित करके बुलाया गया है। और इतना बड़ा हुजूम, पहले से ही उनको पता था कि इतने करोड़ लोग आएंगे, कितना स्पेस है, कैसे कहाँ कैसे इंतजाम होगा, ये तो सबसे पहले होता है। आप सही, अभी अभी आपने कहा कि जैसे दिल्ली कोई आयोजन होता है तो पहले से चौकसी बरती जाती है। अगर हम दिल्ली में जंतर मंतर भी थोड़ा सा आयोजन करते हैं तो उसमें तमाम तरह की सावधानियां बरती जाती है कि कितने लोग कहाँ आएंगे, कहाँ शौचालय बनेगा, कहाँ वो, अगर कोई घटना घट जाती तो बाहर जाने का स्पेस कहाँ बनेगा, एग्जिट गेट कहाँ होगा, कोई भी परेशानी की स्थिति में कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन का व्यवस्था पहले से ही की जाती है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि बस इतना बड़ा भीड़, मेरे ख्याल में विश्व का सबसे बड़ा ये आयोजन है, इतनी बड़ी भीड़ का, उसके लिए सुरक्षा इंतजाम न करना, उनकी जो रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, कहाँ लोग ठहरेंगे, कहाँ खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ शौचालय के लिए जाएंगे। मैं तो समझ रहा हूँ कि इतनी भीड़ में जहां आदमी का हाथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो आदमी अगर वहां कहीं जाएगा सोच के लिए, कहाँ जाएगा आखिर? मतलब इतनी बुरी व्यवस्था, ये जो है ना, इतना अन्यायपूर्ण है ये, बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके बुला लेना और फिर उनके लिए 20-20, 15-15 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए। भाई, ये धार्मिक मामला है, तीर्थ यात्रा का मामला है, तो आपको सुविधाएं देनी चाहिए वहां उनको, परेशानी पैदा करने के लिए। और ऊपर से ये जो है दुर्घटना घट गई। अभी तो मेरे ख्याल शायद वो वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि चलो चलो, वो शुभ मुहूर्त का ऐसा हो गया, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद मेरी आंखों के आगे से गुजरा है और किसी और को भी पता होगा इस बारे में कि भाई, आप इतने बड़े संख्या को, इतनी भयानक रूप से बड़ी संख्या को आप कैसे मैनेज करेंगे? और ये तो भीड़ है, भीड़ का मैनेजमेंट करना एक अलग ही तरह का होता है। सर, मैं जैसे हम बताता मनोविज्ञान हूँ। में कहते हैं भीड़। जब जब है हमारे जी। नेता लोग चलते हैं सड़कों पर, तो कई जी। कई किलोमीटर जी। तक वो रोक को रोक देते हैं। तो सब हाँ नियंत्रण जी। होता है यदि वे चाहते तो। मैं आपसे एक गंभीर विषय जी। में प्रश्न करना चाहूंगा, जिसकी जानकारी आपने जी। सभी को दी है कि कुंभ में जी। एक सफाई कर्मी को पीटा गया और उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। क्या विषय रहा है, ये क्या घटना क्या घटी है, कुछ बताएंगे? देखिए, असल में ये मामला ये जो है ये सुशील मानव जी है, मेरे फ्रेंड हैं, उनकी उन्होंने वीडियो बनाई है। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक उसने लिखा कि पखाना साफ करने वाला, तो पखाना साफ करने वाला सफाई कर्मचारी रहा होगा उसका, ठीक है ना। तो वो चिकन बना रहा था। अरे भाई,
आप इस तरह, और उसका एक साधु है जो उसपे एक धारदार हथियार कुछ लेके उस पे वार करने के लिए भी उस पे जा रहा है, कुछ उसकी कुल्हाड़ी टाइप का कुछ होता है। पुलिस भी है शायद उसमें, और कुछ और लोग भी है, कुछ धार्मिक व्यक्ति, कुछ लाल रंग का पीले रंग का कपड़ा पहने हुए। वो भी भाई उसके उस पे लात घूंसे बजा रहे हैं। उसकी पत्नी बचाने का कोशिश करी, उसकी झुग्गी तोड़ दी जहां ठहरने के लिए। वो जो पाखाना साफ करना, गंद खाना, इतने बड़े हुजूम का उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उसके उसके खाने पे आप इस तरह का कर रहे हो। भाई देखिए, मैं भी सफाई कर्मी समुदाय का व्यक्ति हूँ, मैं भी भंगी समाज का व्यक्ति हूँ। खाना पीना हमारा तो, हम तो भोजी लोग हैं, हम तो खाते ही हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे कैसे प्रतिबंध लगा सकते हो, ये बात आप। तो ये बहुत अन्यायपूर्ण है, और मैं तो इसकी जितनी भर्त्सना कर सकता हूँ, ये इतना अन्यायपूर्ण है कि बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को देख के कि आप इस तरह के, कहाँ कहाँ आप जाएंगे। अरे आप, जो लोग मर गए उनको देखो ना, जो गंद फैली उसकी सफाई कराओ ना आप, मैनेजमेंट सही करो ना आप उसकी उसकी उसके लिए तोड़ रहे हैं आप ये मतलब पवित्रता, पवित्रता कहाँ है। चारों तरफ एक लड़की, दिल्ली की लड़की ने एक वीडियो बनाया था, टट्टी 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 पड़ी हुई है, उसकी लोगों ने खिंचाई कर दी। तो भाई वो उसने सच दिखा दिया तो आपने खिंचाई कर दी उसकी। अब ये क्या कर रहे हैं आप भाई, उसकी पतीली, उसका वो उखाड़ के फेंक दिया आप, सर पाँच उनके घरों में जा रहे तारीख हैं। आपका यही पाँच काम रह गया सिर्फ। 5 तारीख को शायद नरेंद्र मोदी जी कुंभ जा रहे हैं, जबकि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव भी है। हाँ, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव भी है, और शादियों का भी एक बड़ा मुहूर्त निकला हुआ है, हर जगह कदम कदम पे शादियां हैं। भाई ये तो देखिए, वो वहां जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि वहां पहले से ही इतनी भीड़ है। मतलब ये प्लानिंग है मेरे कि ख्याल में पाँच प्रयाग की जब सड़कों दिल्ली में पे लोग इतने चुनाव तंग आ चुके हैं। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे होंगे, तो पूरा दिल्ली टीवी पे बैठ के मोदी जी को हर हर गंगे करते हुए देखेंगे। और ऐसे मतलब आपको नहीं लगता चुनाव आयोग को एक कार्यक्रम पे रोक लगाना चाहिए? क्योंकि मैं दर्शकों को बताता हूँ, 2009 में जब लोकसभा के चुनाव थे, तो यही वह चुनाव आयोग था भारत का, जिसने बहुजन समाज पार्टी ने जो पार्क बनाए थे, वहां पर हाथियों को कपड़े से ढक दिया था। और ये पहली घटना नहीं है, मेरे ख्याल से पहले भी जो चुनाव हुआ था, उस दिन भी मोदी जी ने कुछ इस तरह का कार्यक्रम किया था कि, तो जब चुनाव संहिता ये कहती है कि 2 दिन या 3 दिन पहले इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए जो कि प्रभावित करे, आप तो खुल्लम खुल्ला प्रभावित कर रहे हो, और आप पूरी प्लानिंग से प्रभावित कर रहे हो। अरे मुझे याद पड़ रहा है, मैं और जब इतने चिड़ियाघर में हम लोग मृत्यु गए, होने की चिड़ियाघर से हाथी तक निकाल दिए थे। चिड़ियाघर में तक से हाथी को छुपा लिया गया था, उसको एकदम पीछे कर दिया गया था। तो ये सही बात है, सारे हाथी ढक दिए थे उस समय। तो ये सबके लिए लागू होने चाहिए, ये तो। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो कुंभ का आयोजन है, 100 सालों से एक ही कंपनी को मिलता है। कोई लालू या लल्लू ऐसे कुछ है, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो 100 सालों से एक ही कंपनी को आयोजन जो है इसका होता है। और एक और घटना घटी है सर दिल्ली के अंदर। आदित्यनाथ बिष्ट, जिन्हें हम योगी जी बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली में करोल बाग के क्षेत्र में है। दर्शकों को बताना चाहूंगा, करोल बाग जो है वो दलित बहुल इलाका है और दलित बहुल इलाका था। करोल बाग खास करके 1910 में ब्रिटिश लोगों ने चमड़े का काम के लिए बसाया था। दलित गाय का मीट भी खाते थे, भैंस का मीट भी खाते थे, और चमड़े का काम करते थे। और विशेषकर रैगरपुरा, वहां पर रैगर जो जाति है जिसका काम ही चमड़े का है, उसके लिए बसाया गया। रैगर जाति के अलावा वाल्मीकि, जाटव, खटीक, धोबी, जितने भी दलितों की जाति है, और कुछ मुसलमान और हिंदू भी, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इन चुनावों के प्रचार में ये पहली बार हुआ कि जहां पर इस तरह की सभ्यता रही कि हमने कभी छुआछूत करी नहीं मांस को लेकर। और हमने तो देश के लिए जो है मांस का व्यापार, हमारे जो देश का लोगों को पता नहीं है, जो हमारे हाथों के बने हुए चमड़े और हमारे देश का हाथों के बने हुए चमड़े के जो पदार्थ है, वो पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाते हैं, हमारे देश को व्यापार को बढ़ाते हैं। लेकिन उस दिन वहां पर मीट की दुकानों पे बंद करवाई गई, और मुझे वहीं के लोगों ने बताया। क्या है इस पर आपकी राय? भाई मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत ही घटिया मतलब एक ऐसी मानसिकता है ये। आखिर ये शुचिता, शुद्धता क्या चीज है ये। भाई हमारे खाने पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया। देखिए, ये सीधा सीधा ये फांसीवाद की परिभाषा में आते हैं, ये ऐसे जो जितने भी काम है ना, ये फांसीवाद है, खुल्लम खुल्ला। इसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं कहने में कि ये पीक पे पहुंचा दिया गया है। भाई हम ये खाने, देखिए पहले से ही एक कहावत है, खाइए मन भाता पहने जग बाता। तो भाई
खाने के लिए हम फ्रीडम है, आप खाने पे हमारी कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? हमारे देवी देवता जो हम लोग तो, हमारी तो पूजा पूजा भी मांस से होती है। मैं थोड़ा, तो हाँ, ये इस कैसे बारे कह में सकते आपको हैं? बता देता हूँ, लोगों को बता देता हूँ कि जब भारत का संविधान बन रहा था, तो भारत के आदिवासियों ने और जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने विशेषकर जसपाल जी जो थे, जसपाल मुंडा आई थी उनका नाम था, उन्होंने विशेषकर ये बात रखी थी कि जैसे जो शराब है, हम बैन नहीं करेंगे इंडिया में शराब, क्योंकि शराब हमारी पूजा का है। नवरात्रों में जो भैरव की पूजा होती है, विशेषकर नवरात्रों में भैरव के बकरों की बलि चढ़ी जाती है। काली का जो मंदिर है वहां पर बकरों की बलि चढ़ी जाती है। भैंसे की बलि, बहुत सारे लोग क्षत्रिय फिल्म देखें जो जेपी दत्ता जी ने बनाई है, जो खुद क्षत्रिय वंश से, उसमें सीधा दिखाया कि भैंसे की बलि है। हमारे यहाँ पे भैंसों की बलि दी जाती है। दुर्गा का जो होता है, दुर्गा में पूजा में आप कभी भी जाएंगे कलकत्ता में, तो आपको तो नॉनवेज ही नॉनवेज मिलेगा। तो ये जो मैं बलि प्रथा को देखिए, मेरा एक दूसरा दृष्टिकोण है। मेरा दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये ऐसा एक समय होता है मौसम का, जब ज्यादा जानवर होते थे और उनको कम करने के लिए ये अलग अलग समय पे बलि प्रथा है। और ये खेती से जुड़ी है। लेकिन मेन बात यह है, मैं सर इसको देखकर बहुत चिंतित होता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश को दोबारा विभाजन करने की तो प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि जब मुसलमानों के साथ जो हमारा पाकिस्तान बना, जो कि थे मूलतः भारत के लोग, हिंदू थे मूलतः, ये खाने को लेकर ही उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता रहा। और जिसकी जो टिस होती है वो इतनी गहरी हो गई कि कल को भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीन देशों में हमारा देश जो है विभाजित हो गया। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस वाले, दिल्ली में मैं देखता हूँ गोल मार्केट क्षेत्र में मैं रहा, कभी नवरात्रों में बंद नहीं हुए, लेकिन अब लोग अपने आप ही नवरात्रों को बंद करते हैं, अपने आप ही मंगलवार को बंद करते हैं। पर पहले जिसको खाना था वो खाए, जिसको नहीं खाना, कभी जबरदस्ती, जबरदस्ती वाली बात है। क्या इससे देश का एक और विभाजन नहीं कर रहे लोग, खाने के आहार पे, आहार के नहीं, आधार पर? नहीं। असल में ये दबाव जो है ना, ये आम आदमी पे और मिडिल क्लास पे ही बनाया जा रहा है। मैं वसुंधरा में यहाँ रहता हूँ। यहाँ पे मंगलवार के दिन और इन सब जो नवरात्रों में बंद रहता है, मीट मीट की दुकानें बंद कर देते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ, उससे जो जिसका कारोबार चल रहा है उसकी तो दुकानें बंद होगी ना। क्या आप उनको कंपनसेशन दे रहे हैं? आपने 9 दिन जो दुकानें बंद करे, वो कैसे अपने परिवार का गुजारा करेगा? उसकी आर्थिक, तो आपने तो उसकी दुकान बंद करवा दी ना। कंपनसेशन तो देखिए, क्या? कंपनसेशन तो एक अलग बात है, कंपनसेशन का हम मैटर नहीं करते। मेरा मेरा नहीं, ये है, आप इसको सैद्धांतिक रूप से बताइए कि देश को विभाजित करने में आपको नहीं लगता कि ये विभाजन सही है कि गलत है आपके हिसाब से? नहीं। और इसके अंदर ये जो हिंदू आइडियोलॉजी ये वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान और मुसलमानों का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वो ऐसा नहीं करते, वो अपने मक्के में नहीं आने देते। तो ये मुसलमान है या हिंदू है, क्या है ये लोग? भाई देखिए, वो जो देश है, जो पाकिस्तान है, वो तो इस्लामिक देश है। हमारा देश तो डेमोक्रेसी है। आप आप इस्लामिक कंट्री की डेमोक्रेसी से कैसे तुलना कर सकते हैं? ये तुलना ही गलत है। शायद नहीं, मैं बीच में जो मैं एग्जांपल दे। एक जानकारी देना चाहूंगा, आपको भी बड़ी रोचक लगेगी और मैं दर्शकों को बताता हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर शूद्र, शूद्र कौन थे और वे भारत में भारतीय समाज में चौथा वर्ण कैसे बने, उसका मैं ट्रांसलेशन कई साल से कर रहा हूँ। और अब लगभग फाइनल स्टेज पे है। मैं रात को ही पढ़ रहा था। जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेदों के अंदर ही हर तरह की परंपरा हमें मिलती है। मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, और किसी बात दूसरे वेदों की भी, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि मंत्र उच्चारण करने वाले भी ऋषि हैं, मंत्र उच्चारण नहीं करने वाले भी हैं, यज्ञ करने वाले भी हैं, यज्ञ नहीं करने वाले भी हैं। तो जब हमने इतनी तरह की विभिन्नता का को अपनाया है, तो हम ये कैसे, एक जो कट्टरपंथी, मेरे को तो लगता है कि ये जो इनकी जो विचारधारा है ये पाकिस्तानी अरब से निकल के आती है, क्योंकि इनको वहां धंधा करना है, इसलिए ये कट्टर बना रहे हैं यहाँ पर लोगों को। नहीं, ये सीधे सीधे मतलब आपको आतंकित किया जा रहा है। आप मत करिए आप। भाई, मतलब खाने तक का हमारी सोच सोच मतलब खाने पे रोक लगाना, ये कहाँ का है? ये हमें आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, हमारे अंदर भय पैदा किया जा रहा है कि आप नहीं करोगे तो आपको जबरदस्ती करवा देंगे। हमें जबरदस्ती आतंकित किया जा रहा है। ये खुल्लम खुल्ला स्टेट टेररिज्म है, राजकीय आतंकवाद है ये। क्यों करवा रहे हैं भाई हमें? आप नहीं खाते तो आप मत खाओ, किसी पे जोर थोड़े ही पड़ रहा है। मैं एक बीच में बात कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका अर्थव्यवस्था से भी जिम्मे वो जुड़ा हुआ है मामला। जैसे हमारे यही वसुंधरा में ये सामान्य दुकानें बंद रहती हैं, जो सड़कों पे बेचने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी, ये जो लोग बेचने वाले आम लोग हैं। लेकिन जो 5 स्टार, जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह है ना, वहां पे आप हर रोज मिलता है आपको।
तो होटल्स में कोई पाबंदी नहीं है, मिलता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में मिलता है, वर्क को किया जा रहा है। जो एलिट क्लास है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं ये आपको बिल्कुल आपको और दोस्तों को एक जानकारी भी जी देता हूँ। पिछली बार जब बीजेपी सरकार जी थी, तो मेरे एक मित्र बीजेपी में काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया बीजेपी के एक मंत्री लगभग रोज 1800 रुपये का एक टाइम का चिकन ली मैरिड होटल से खाते थे। बीजेपी के अंदर अक्सर पार्टियां होती हैं, और जो पार्टियों में वहां पर, अब मुझे नहीं पता, पहले खूब जो है मांस परोसा जाता था। तो मांस खाने का ऐसा कुछ नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कि मैं बीफ, उनका बीफ से तात्पर्य गाय था, कि हाँ वो गाय खाते हैं, जो कि खुद बीजेपी के मंत्री हैं। बीजेपी शासित राज्य है, जितने भी पूर्वोत्तर, हमारे पूर्वांचल पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, वहां पर गाय का मीट खाया जाता है। गोवा के अंदर गाय का मीट परोसा जाता है, और बाकी मीट तो खाए जाते हैं। ये दोगलापन हिंदी बेल्ट वालों के साथ क्यों? और हाँ, यहाँ से जितने भी जो पशु होते हैं बड़े आकार के, वो सब तो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और भारत में जो बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी, उनके बड़े जो तीन मालिक हैं, वे तथाकथित उच्च जाति के हिंदू हैं। तो हमें यहाँ पे पौष्टिक आहार से ये लोग वंचित क्यों करना चाहते इसलिए वंचित करना चाहते, देखिए, एक तो हमारे तो प्रोटीन का एक ही साधन है ना, गरीब लोगों के लिए तो यही प्रोटीन है। और पुरानी जो रिसर्च जो हुई है, तो हमारे सर्वाइवल का एक कारण ये भी है, हमारा मांस भोजी होना भी है, कि हमें उसी के सहारे ही हम लोग जिंदा रहे हैं। हमारी जो जिंदा दिल्ली है, हमारी जो जिजीविसा है, वो उसका मांस ही रहा है। तो ये जो है हमें और कमजोर बनाने की कोशिश है। हैं? मेरी भाई एक हमारे पास साधन का है, हम लोग अ, ये अच्छी अच्छी चीजें कैसे कहाँ से खा सकते हैं? मेरी एक मित्र बनी थी जो आज के कि माहौल में जितना महंगाई की वजह से हम लोग तो खाने पीने में ही असमर्थ हैं। जी हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मेरी एक मित्र थी जो कि अमेरिका पढ़ने गई थी। तो उन्होंने मुझे जी बताया कि अगर वो वहां पर गाय का मीट नहीं खाती, तो कई जगह पे उनके लिए रहना ही मुश्किल था। तो दोगलापन भारत के अंदर ही आके यहाँ वो दोगलापन करते हैं वो लोग। अच्छा सर, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अभी हाल ही में जो है ना, मुकेश हाँ अंबानी जी ने कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मुकेश अंबानी जी ने स्टूडेंट्स से तो ये बोला, छात्रों से ये बोला है कि तुम एआई पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपना दिमाग लगाओ। लेकिन यही मुकेश अंबानी जी बहुत बड़े डाटा सेंटर बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये डबल बात कैसे हो गई? क्योंकि जितने भी पूंजीपति हैं, सब एआई की तरफ जा रहे हैं। क्या इनको एआई से आम लोगों के पास कुछ आएगा? मुझे नहीं लगता। आम लोग तो बेवकूफ बनते हैं। टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं आया। जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़े पूंजीपतियों, ऐसी एआई आ रही है तो वो भी कंट्रोल तो बड़े पूंजीपतियों के पास होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भैया, अब एक तरफ तो आप भारत का सबसे बड़ा शायद डाटा सेंटर बना रहे हो, और लोगों को आप कह रहे हो कि आप एआई यूज मत करो। क्या लगता है आपको, क्यों कह रहे होंगे ऐसा? देखिए, मैं भी समझ नहीं पा देखिए रहा। टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा लाभ एलिट क्लास ही उठाता रहा है। आम आदमी के पास तो बहुत, कई दशक लग जाते हैं, काफी टाइम लगता है, कई कई साल तो लग ही जाते हैं। अगर दशक नहीं लगेंगे तो कई सालों के बाद आम आदमी को उपलब्ध होती है। तो सबसे ज्यादा लाभ एलिट क्लास लाभ उठाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का। एआई हो या कोई भी किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, आज आज भी और पहले भी। तो इसका सबसे पहला लाभ तो वही लोग उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी को उसका जो छना हुआ थोड़ा बहुत मिलता है, और तब तक वो टेक्नोलॉजी ऊपर की वो ऐसी हल्की पड़ चुकी होती है। तो वो तो वही लाभ उठाने के लिए, अपने लाभ उठाने के लिए बना रहे हैं ये जो भी हमारे डाटा हमारे सेंटर वगैरह। हमारे चैनल पर लगभग 5 वीडियो एआई के द्वारा बना के डाले जा चुके हैं। और उस पर ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, 10 मिनट का वीडियो, एक आधे घंटे का वीडियो था। हालांकि एआई से बनाया था, लेकिन उस पर मुझे काफी दिन काम करना पड़ा। अभी एक डला है, और लास्ट जो वीडियो डला है, 5-10 मिनट का वीडियो है, लेकिन मुझे उस पर 5 घंटे बैठ के और भी काम करना पड़ा। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, और हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ तथाकथित जो हमारे बुद्धिजीवी दलित वर्ग के लोग हैं, वो लोगों ने कार्यक्रम किया था ताल कटोरा में, और उसके बाद राहुल गांधी जी को बहुत सारे वोट मिले थे। मतलब बीजेपी को, कांग्रेस को मिले थे। इस बार राहुल गांधी जी दिल्ली चुनाव के बीच में, और प्रियंका गांधी जी भी दिल्ली चुनाव के बीच में मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, और वो बिहार जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर अब रैलियां रद्द हो गई, और अब फिर ऐसा ही कल एक कार्यक्रम हुआ है। तो
मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से एक लास्ट मोमेंट पे आप कम्युनिटीज को इकट्ठा करके अगर वोट ले भी लेते हैं, क्या ये सही है? दूसरा क्वेश्चन बीएसपी से के संदर्भ में है, बीएसपी ऐसा क्यों नहीं कर पाती? बीएसपी क्यों नहीं, जो है ना, बाकी लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं, दलित वर्ग के, उनको क्यों नहीं इकट्ठा करती? संक्षिप्त में आप बता सकते हैं, हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं। देखिए, बीएसपी के बारे में तो मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रेटेजी रणनीतियां जो है ना वो अंदर खाने ही रहती हैं। उन्हें किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलता, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट होती हैं और किसी से जिक्र नहीं किया जाता। बाकी जहां तक कांग्रेस की बात है, तो अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि शायद वो दलितों का एक बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो प्रयास कर रहे हैं अपने आप में कांग्रेस में जी डालने की। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार नहीं, किया कि 90 के वो दशक में स्वीकार कर रहे उन्होंने। हैं। मैंने भी उनका मादीपुर की रैली का जी। देखा। मैं बताता हूँ, मादीपुर की रैली रद्द हो गई थी। मैंने उनको हाँ अच्छा। फेसबुक पे, देवेंद्र यादव जी के फेसबुक पे लिखा कि भाई आप लोग रैलीज नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के भी लिखा अच्छा। रद्द कर रहे हैं, तो शायद आनंद फानन में मैंने उनको कहा भाई दिल्ली में आओ, तो प्रियंका जी की भी हो रही है, राहुल जी की भी हो रही है। लेकिन बात यह, राहुल जी कहते हैं कि भाई मैं यमुना साफ नहीं कर सकता। अब बात यह है कि हैदराबाद की जो नदियां हैं वो साफ हो हाँ गई विदेश की। अब राहुल जी हो सकता है कि स्पष्ट बात बोल रहे हो, लेकिन ये जो स्पष्ट बात है, पर ऐसा हो सकता है ना, ऐसा नहीं है ना कि निर्ता। दूसरा, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जितना निजीकरण हुआ है वो तो जारी रहेगा। आगे जो निजीकरण है रेलवे का, मैं नहीं करूंगा। और लेकिन रेलवे में आधी चीजें तो निजीकरण हो चुकी है। तो बेशक वो अंबानी या अदानी जी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं स्टेज से, लेकिन वो क्यों नहीं खुल के कह रहे कि भैया मैं तो करूंगा, सबका राष्ट्रीयकरण करूंगा, इनको भी पकड़ूंगा, सारी बंद कर दूंगा, इनकी कंपनियां बंद करूंगा। ऐसा क्या लीगली, क्या उनको बाध्य है कि वो ऐसा नहीं कर सकते? कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाए तो कर नहीं सकते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अभी जो हाल ही में जो इतना सी चेंज हम देख रहे हैं, सब कुछ उलट उलट पुलट हो गया है, तो ये सत्ता में रहने के कारण ही तो हुआ है। तो अगर वो पूर्ण रूप से सत्ता में आते तो कुछ भी कर सकते, राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं फिर से। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देखिए, देश जो है ये हमारा था, कल्याणकारी राज्य था ना, वेलफेयर स्टेट था। अब वो वेलफेयर स्टेट रहा ही नहीं है, तो इसको फिर से वेलफेयर स्टेट बनाना पड़ेगा। असल में राहुल गांधी का या किसी भी पार्टी का क्या है, इतना मतलब पूरे क्या कहते हैं उसमें घोल, पूरी जो नदी है ना, पूरा समुद्र जो है ना, वो पूरा का पूरा ही मतलब उसमें एकदम गंद फैल गया है। तो उसे धीमे इस तरह से उसको सुधारना जो है ना, काफी मुश्किल काम है। इसलिए किसी को लगता नहीं कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ तो इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ कर पाऊंगा। तो उसे उन्हें उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। मैं सी चेंज हो गया, बहुत बड़ा हमारी जो मामला पहली बन गया बात है। हुई थी, हमारी जो पहली बात हुई थी, हमारी पहली बात ये हुई थी कि जितनी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, मैं इस पे एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैंने थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आज मैंने किसी को बात नहीं हाँ। बताई। जितनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पे जब हमें नई वस्तुएं बनानी होती है, तो उसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमें और नए लोग चाहिए होते हैं। अब ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नए लोग, इनको पूरा करने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें और पूंजी की जरूरत होती है। इससे हमारी पॉपुलेशन हम्म। बढ़ती है। इससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे घोड़ा गाड़ी से हम कार पे गए थे, अब कार और कार से रिलेटेड सड़कें और तेल और उसके 5,000 पार्ट और 5,000 पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग, 5,000 पार्ट की सप्लाई, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इतनी जो चीजें बढ़ गई, ये पॉपुलेशन बढ़ाती है। टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन बढ़ाती है। मैं हमारी पुरानी चर्चा पे आता हूँ दर्शकों के लिए एक बार फिर से, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा। आपको नहीं लगता हमें थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना चाहिए कि हमें किन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें? जैसे रक्षा तो हो गया, चलो ठीक है, या बड़े इंपॉर्टेंट रेलवे हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन क्या हर चीज में, छोटी छोटी चीज में हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए? और हमें क्या, हमें फिर से घरेलू उत्पादन पे जोर और गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर नहीं देना चाहिए? देखिए, वो तो वही है, हिंद स्वराज है गांधी का, वो जो है वही उसी की तरफ हमें जाना चाहिए, ताकि लोग जो है ना शहर शहर की तरफ ना भागे। हम शहर की तरफ क्यों भागते हैं? गुजारा करने के लिए। अगर हम शहर गांव में ही हमारा कुछ जिंदगी गुजारने का मौका अच्छा बेहतर मिलता है,
तो हम क्यों शहर की तरफ भागेंगे? एक हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि घर की आधी बाहर की पूरी बराबर है। तो व्यक्ति तो मैं आपसे एक बात छोड़ पूछता देगा, हूँ, मैं आपसे एक बात वो पूछता हूँ। नहीं आएगा। हमारे देश में जब एक लोकसभा चुनाव हजारों करोड़ का होता है। हाँ 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जिससे मैंने भी कंटेस्ट किया था, उसका अंदाजा खुद चुनाव आयोग ने 50 से 60 हजार करोड़ कहा था। इतना पैसा होने के बाद आपको लगता है ये पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अर्थव्यवस्था का ABCD पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? कि इनको जरूरत होती है तो एक मनमोहन सिंह जी को उठा के ले आए, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, और किसी को भी उठा के ले आते हैं। ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में? कोई इनकी नीति है कि नहीं है? देखिए, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन का तो पढ़ने से कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, बात तो यह है कि इस देश को पॉलिटिशियन नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स ही इनको सलाह देते हैं कि सर ऐसे कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो मैं तो पॉलिटिकल लीडर्स की तुलना में ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदार मानता आपको हूं वर्तमान हालात के लिए। ब्यूरोक्रेट्स की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये मेरी अपनी अपनी व्यक्तिगत नहीं सोच है, नहीं, आपकी जैसा व्यक्तिगत मेरा सोच आकलन है, मैं हुआ है, मना नहीं जो कर मैंने रहा। पढ़ा। आप सही कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी माइक्रो फॉर्म ऑफ एक सूक्ष्म सरकार होती है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। ब्यूरोक्रेसी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सरकार को तो आप बदल सकते हो, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बदल सकते। और जो लॉस का पालन होता है वो ब्यूरोक्रेट कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले मैंने दिशा IAS का मार्क्स के ऊपर एक 2 घंटे का लेसन सुना। जो उनके टीचर थे वो एक सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहे थे, साथ में जो प्रिजुडिसेस है मार्क्स को लेकर, उसको लेकर वो पढ़ा रहे थे, और वो बहुत ही एक सतही तौर पे था। वही तो पढ़ के हमारे लोग IAS से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो जो डायरेक्ट एंट्री होती है, तो सतही तौर पे वो लोग पढ़ के जा रहे हैं, तो वो क्या बताएंगे, उनको पता क्या है? बिल्कुल, देखिए, जब तक गहन हर चीज का ना गहन अध्ययन होना चाहिए। असल में सारे जो एग्जाम है ना, वो पास ओरिएंटेड हो गए हैं। बस पास होना है। उनका ये मतलब जो है, गहन अध्ययन नहीं होता। अध्ययन करके पास होना नहीं है, बल्कि पास होने के लिए अध्ययन करना है। तो उनके लिए सिर्फ वो उतना ही पढ़ाते हैं कि भाई सिलेबस सिलेबस का मतलब है पास आउट होना। तो पास आउट होना अलग बात है, समझदार और गहन अध्ययन करना अलग बात है। तो ये अध्ययन नहीं करते, वो सिर्फ सोचते हैं कि यहाँ से निकलो, यहाँ से पास होना है, हमें इतने मार्क्स मिलने हैं। पास होने का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए ही पढ़ाई की जाती है। तो ये जो है इस तरह का मामला है। मोदी सरकार ने कुछ साल पहले बहुत सारी चाइनीज ऐप बैन करी थी, और अब जो कौन सी आई है, सीक डीप सीक करके ऐसे जो ऐप आई है, हाँ, डीप सीकिंग। अश्वनी वैष्णव हाँ जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनके ऊपर हाल ही में बड़े सारे वीडियो लॉन्च हुए हैं। जैसे उस पे बताया गया कि उनकी एक कंपनी है जो कि मतलब 3.5 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर था, लेकिन लगभग 2-2.5 करोड़ तो उन्होंने, हस्बैंड और वाइफ जो खुद है और उनकी वाइफ ने तनख्वाह उठा ली। और जितने भी कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह रही मात्र 1,90,000 रुपये। मतलब 2-2.5 करोड़ पे 2 लोगों की तनख्वाह, जो कि मालिक और उनकी पत्नी है, और सिर्फ 1,90,000 बाकी लोगों की तनख्वाह। ऐसे कई नेता, मैं विशेषकर उन पर नहीं कह रहा, और विशेषकर बीजेपी पे नहीं कह रहा, कांग्रेस में भी ये रहा है, आम आदमी पार्टी और BSP में भी हमने देखा कि BSP ने कैसे पूंजी, आज BSP में से पूंजीपतियों को कोसना शुरू कर दिया है हाल ही फिलहाल में। लेकिन वो भी पॉन्टी चड्डा को हम जानते हैं, और गौर सिटी जो बनी है सब BSP के टाइम पे बना। सारी कंपनियां पूंजीपतियों को, जो है ना, वो सपोर्ट, सारी पार्टियां पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है। लेकिन अब यही जो हमारे अश्विनी वैष्णव मंत्री जी हैं, ये उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होती है उनके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि एक क्राइटेरिया, एक हमारे देश में रूल बनना चाहिए कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो आप, आपकी फैमिली, आपका बेटा, पोता पोती नाती, कोई भी बिजनेस में नहीं आएगा? नहीं, ये सही कह रहे हैं आप कि जैसे पहले ना एक नौकरी के जो फार्म होते थे ना, तो उसमें क्राइटेरिया लिखा होता था कि आपका कोई रिश्तेदार इस कंपनी से तो नहीं जुड़ा हुआ है, इस तरह तो नहीं जुड़ा हुआ है, इस तरह तो वो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप कि भाई अगर आपको ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। इस तरह का तो जरूर होना चाहिए। देखिए, पूंजी का पता क्या, पूंजी का काम है लगातार बढ़ते जाना। पूंजीवादी व्यक्ति चाहता है उसको लगातार बढ़ते रहना, मतलब उसको कोई सीमा फिक्स नहीं है कि मैं 1 अरब रुपए कमा के या 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद मैं फुल स्टॉप कर दूंगा।
पूंजी वही, फिर वो डिटीरियरेशन शुरू हो जाता है, सब कम होना शुरू, इन्फ्लेशन होता है, पूंजी का अवमूल्यन होना शुरू हो जाता है। इसलिए पूंजीपति निरंतर चाहता है कि इसमें बढ़ोतरी होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे, लेकिन उस बढ़ोतरी के लिए वो अन्याय भी करने लगता है। प्रॉब्लम यहाँ है। तो अगर पूंजी का काम है, ठीक है, बढ़ना है, लेकिन भाई कल्याणकारी सोच भी रहनी चाहिए। इसीलिए हमने एक बार बहुत पहले लेकिन कहा वो था, कॉन्फ्लिक्ट तो वो ऑफ जो इंटरेस्ट प्लेटो नहीं ने होता कहा था है कि तो ये बिजनेस के अंदर भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मैंने खुद बिजनेस के कई लॉस पढ़े हैं। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी पहले मुझसे साइन करवाती है, मैं इस फील्ड में दूसरा काम नहीं करूंगा। तो ये चीज, अगर हम इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में चल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या ये नहीं है कि अगर आप नेता बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, एमपी, काउंसलर, कुछ भी बन रहे हैं, तो आप कोई और बिजनेस नहीं करेंगे? ये क्या लॉ नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए भी इस तरह का एक लॉ जरूर बनना चाहिए कि लीडर बनने के लिए, पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए इन शर्तों का पालन किया जाए। बिल्कुल कि आप आपका बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं भाई, ये एक अच्छा आइडिया है ये। एक बिल्कुल क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे कि वो समाज के प्रति जो चिंता वाले विषय है ना, उन्हीं में उसकी विशेषता होनी चाहिए। ये बिल्कुल सहमत है आपके विचार से, ये अच्छा होना और लगभग चाहिए 3 लाख, 3 लाख, दो कि लाख पॉलिटिक्स तीन में लाख 2 लाख, तीन पूंजीपति ना लाख आए, रुपए इनकम मिलती है, बिजनेसमैन। पेंशन मिलती है। कम तो नहीं होता ना? यहाँ तो 20 हजार रुपये भी नहीं नहीं मिलते नहीं, आम बिल्कुल। आदमी को, तो आम आदमी मतलब जो हाँ, मेहनत करता है देश के लिए। तो असल में ना पॉलिटिक्स में ना आदमी बने रहने के लिए भी तरह तरह की जुगाड़ में लगा रहता है, अपराध भी करता है, कुछ भी कर, किसी भी हद तक जा सकता है। ये सारी सुविधाएं जो मिल रही है ना इनको, मेरे ख्याल पॉलिटिक्स में जो आपको जितनी फैसिलिटीज पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिक्स में मिलती है ना, वो इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने, कितना अपराध भी करने को तैयार रहता है। तो मुझे लगता है शायद वही कम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन करेगा कौन? नहीं करने वाले। फिलहाल तो स्थितियां बड़ी नाजुक है, चेंज करने के लिए भी इस तरह की सोच ही नहीं है ना कि कैसे निकालोगे आप। असल में सरकार टेक्निकल है, चुनाव भी टेक्निकल हो गए हैं, हर तरह अपने आप को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं कि भाई हमें ये निर्णय लेना है, जैसे कि कोई नियम पास करना है। वो अभी मेरे ख्याल आपको कृषि कानून की याद आई होगी। तो उस समय क्या था, बहुत बहुत कम लोग थे, कुछ लोग बाहर चले गए, तो उन्होंने सोचा कि जितने हैं उन्हीं से पास करा लो। तो ये जो सिस्टम है ना, ये गलत है। ये चीज जो है ये बिल्कुल इतनी अन्यायपूर्ण है, और ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। भाई मान लिया आप दो लोग निर्णय लेने वाले हैं, और हम मीटिंग में बैठे हैं 10 लोग, 8 लोगों को पसंद नहीं है, वो 8 लोग चले गए बाइकआउट करके। तो दो लोग ही पास कर देंगे कि जी उस समय उपस्थित दो थे, दोनों ने पास कर दी। ये सिस्टम यूनाइटेड गलत नेशंस में जो गलत है। वीटो पावर होती है, वीटो पावर के अंदर अगर 5 देश होते हैं, जी। तो 5 की ही सहमति चाहिए होती है। कोई एब्सेंट होगा तो उस पर फिर नहीं कर सकते आप, चाहे 4 ही उपस्थित हो। तो मेजोरिटी का रूल ये नहीं होता कि अगर 500 में से चले गए, अगर 450 बाहर, तो 50 से आप पास करा लो। ये तो गलत रूल है, ये रूल ही नहीं होता। हाँ, जो अंग्रेजों ने ये रूल यही किया, वो खुद ही इस बात यही को नहीं मानते। बिल्कुल यही तो गलत सिस्टम है भाई। सहमति सबकी होनी चाहिए। जी। तो सर, आप आए हमारे आज के कार्यक्रम में, आज का 7वां कार्यक्रम है। पिछले 6 कार्यक्रम आप हमारे चैनल अम्बेडकर टाइम्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और थैंक यू, थैंक आपसे यू। ये कहूँगा कि आप, हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com, वहाँ जाके काफ़ी पुस्तकें आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नोट करें: 8527533305, 8527533305। एक और नंबर है 8851188170। और इस तरह के कार्यक्रमों के लिए आप आर्थिक सहयोग करें, पुस्तकें खरीदें। और हाँ, एक विशेष रिक्वेस्ट है कि कम से कम, अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो फ़ोन करके जरूर संपर्क करें, ताकि हमें आपकी राय भी पता चले और हम संगठित हो सके। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित के साथ संगठित भी हो। तो संगठन के लिए संपर्क, भगवान बुद्ध ने कहा है कि
आप निरंतर मिलते रहिए। तो निरंतर मिलते रहिए, सब लोग मिलिए। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने रात्रि पहर में आकर जो हमारा ज्ञानवर्धन किया, और हमें आपकी बातें पता चली। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और आपका प्रभाव काफी लोगों पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद।